तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 9th का साइंस में जो फिजिक्स का पोर्शन है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मोशन के बारे में। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, तो मोशन के बारे में हमें स्टडी करना है हमें इसमें, और मोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जब कोई चीज़ मूव करती है तो कितना मूव की, है ना, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है ये हमें सीखना होगा इस चैप्टर में, है ना। जब कोई चीज़ जा रही होती है तो कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव कर रही होती हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे चल रही होती हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं स्पीड से। एक टर्म और होता है वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ना, ये सारी चीज़ें, है ना। जब हम हमारी बाइक के अंदर क्या होता है, वो एक एक्सीलरेटर लगा होता है जिसको हम घुमाते हैं तो वो उसकी स्पीड बढ़ती है ना। तो एक्सेलरेटर या एक्सेलरेशन ये जो चीज़ होती है, टर्म आया आपका एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? तो ये मोशन से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक है, मैकेनिक्स की काइनेमेटिक्स का ये शुरुआत है आपका। ठीक है, जो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहीं से बनेगा मोशन का, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान लगा करके सीखें कि क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन के बारे में बात की जाए कि मोशन क्या है आपका। तो दो चीज़ें होती हैं, दो स्टेट्स होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है। या तो वो रेस्ट में होगा, या तो वो मूव कर रहा होगा, या मोशन में होगा। ठीक है, दो स्टेट्स पॉसिबल है, या तो वो रेस्ट में या तो वो मोशन में। अब दोनों ही रिलेटेड होती हैं पोजीशन से, है ना। दोनों में ही कहानी जो होती है दोनों की, वो रिलेटेड होती है पोजीशन की। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का क्या मतलब है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का मतलब ये है कि वो किस जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो यूनिवर्स में कहाँ पर है ना। तो अब किसी को अगर आपको लोकेट करना है कि कोई चीज़ कहाँ पर है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि वहां से आप मेजर करो। जैसे सपोज आप मान लो घर से निकल गए कहीं, है ना, घर से निकल के आप कहीं पहुंचे किसी जगह पर, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे। जब किसी को बताएंगे आप कहाँ पर हैं, तो एक रेफरेंस पॉइंट आप लेते हैं कि इस जगह से इतनी दूरी पर आप हैं। कोई फेमस जगह ले लेंगे, सपोज आप किसी स्कूल के पास कोई एक चॉकलेट, कोई एक आपका स्टेशनरी है, आप वहां पर हैं, तो आप बता दोगे कि स्कूल से नॉर्थ की तरफ या किसी भी डायरेक्शन में एक स्टेशनरी है, वहां पे खड़े हुए हैं ना। तो आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया? एक स्कूल को लिया, और उससे अपनी लोकेशन बता दी कि इससे हम इतनी दूरी पर हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है पोजीशन को डिस्क्राइब करने का अपनी। ठीक है, जैसे मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी पोजीशन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो कैसे डिस्क्राइब करते हैं हम? अपने रेक्टेंगुलर प्लेन्स में डिस्क्राइब करते हैं उसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे मैथ्स में। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। देखो क्या होता है, हम एक डायरेक्शन को ले लेते हैं y और एक को ले लेते हैं x, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर। ये आपका x एक्सिस बोला जाता है, ये आपका y एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, आप सपोज आपको क्या करना है, आप मान लो यहाँ पर हो, इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम बोलते हैं 0,0, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, या इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, जैसा हमने बोला था कि एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन बताते हैं कि वहां से आप कितनी दूरी पर हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, वो आपका ओरिजिन होता है ना। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल एक्स वाई। ठीक है, आगे क्लासेस में आप एक्स वाई जेड भी पढ़ेंगे, जिसमें जेड एक्सिस जो होगा वो आपकी स्क्रीन से बाहर निकला हुआ होगा सामने की तरफ, है ना। इस तरह से जेड एक्सिस, ये ऐसा तिरछा नहीं है, ये एक्चुअल में आपकी स्क्रीन से बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ऐसे थर्ड एक्सिस होती है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ एक्स और वाई में डील करना है। तो एक्स वाई आपके दो एक्सिस हैं, आपको इस पॉइंट पी तक पहुंचना है। तो सपोज आप इस डायरेक्शन में चलते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर आप इधर मूव करते हैं, यहां तक आप सपोज चलते हैं 10 मीटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको भी पी तक जाना है, तो आप इस तरफ भी चलेंगे, ऐसे ऐसे करते करते सपोज आप यहां तक चले 8 मीटर। तो आप एक्स पे कितना चले 10 मीटर, और वाई पे कितना चले 8 मीटर, है ना। तो आप पी की लोकेशन लिखेंगे 10,8, यानी किसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए आप एक्स एक्सिस पे कितना चले और फिर वाई एक्सिस पे कितना चले, उन दोनों को आप कॉमा करके लिख देंगे इस तरह से एक स्मॉल ब्रैकेट में, तो वो आपकी हो जाएगी पोजीशन। ये तरीका होता है मैथमेटिकली किसी पार्टिकल की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने का। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी किसकी? पोजीशन की। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन जो आपकी दोनों चीजें हैं, ये डिपेंड करते हैं पोजीशन के ऊपर। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं पोजीशन के ऊपर? देखो, आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, सपोज एक चेयर रखी हुई है आपके सामने, अब आप उसको लगातार घूरते रहो, देखते रहो बड़ी देर तक, 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जितनी देर तक देखते रहो, वो अपनी जगह पे रहेगी, वो हिलने वाली नहीं है। हाँ, तुम खुद ही जाकर के उसको पुश कर दो, इधर उधर कर दो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम उसको सिर्फ देखते रहोगे तो वो आपकी कहीं मूव नहीं करेगी, वो अपनी जगह पर जहां रखी हुई है टाइम पास होता रहेगा, लेकिन वो अपनी जगह पर चुपचाप रखी रहेगी। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जिस पोजिशन पे वो रखी हुई है आपकी चेयर, वो उसी पोजिशन पर रखी हुई है, उसी पोजीशन पर वो बनी हुई है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे दिस चेयर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। Alright, so when the position of an object does not change with time, then we say that the object is at rest. Alright, तो हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम रेस्ट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? When the position of an object
ऑलराइट। तो ये आपका हो गया तरीका डिफाइन करने का रेस्ट को, ठीक है। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, ठीक है। तो जो है ये आपका हो गया रेस्ट। अब हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन को। तो अगर हम मोशन की बात करते हैं तो क्या होता है, देखो मोशन में क्या है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कोई सपोज आप एक रोड के ऊपर खड़े हो, ठीक है, एक कार आपको नजर आती है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये कार आपको यहाँ पे नजर आई, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, थोड़ी देर बाद वो इधर चली जाएगी, और थोड़ी देर बाद वो और आगे चली जाएगी। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक आपका जो टाइम पास हुआ, उस दौरान ये जो आपकी कार थी, इसकी पोजीशन जो है आपकी वो चेंज हो रही है ना। पहले क्या था, जब हम रेस्ट की बात कर रहे थे तो आप एक जगह पर खड़े हुए थे, आप एक चेयर को देख रहे थे, और जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था उस चेयर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी। तो हमने बोला था कि चेयर जो है ये है आपकी रेस्ट की स्टेट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी कार है ये आपकी मूव कर रही है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये जो कार है, दिस कार इज इन स्टेट ऑफ मोशन, ऑलराइट। तो व्हेन द, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मोशन की। तो व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग विद टाइम देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो मोशन की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं, keeps changing with time then the object is said to be in motion। तो ये आपका हो गया रेस्ट और मोशन, ठीक है। रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है आपका एक पोजीशन पर बना हुआ है, टाइम चेंज होगा मगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, और जब टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होगी तो हम बोलेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है, ये आपका मोशन कर रहा है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मोशन होती है ये कितने टाइप की होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन को मैं यहाँ पर ब्रॉडली क्लासीफाई कर रहे हैं, कितने तरह की मोशन होती है। अगर आप देखना चाहें तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो पहले आपकी हो गई ट्रांसलेटरी मोशन, अभी सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी होती है ट्रांसलेटरी मोशन, उसके अलावा आपका होता है सर्कुलर मोशन, और आपका होता है रोटेटरी मोशन, जिसको आप रोटेशन भी बोलते हैं, है ना, और आपकी होती है ऑसिलेटरी मोशन। तो बेसिकली ये 4 तरह की मोशन है जो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़नी है, वो डिटेल में आपको इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी तो आप काफ़ी हद तक पढ़ लेंगे इसी क्लास में, बाकी सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे जाकर के फिजिक्स में, अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आपकी 3 चीज़ें, ये 4 तरह की मोशन आपकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, ट्रांसलेटरी मोशन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन जो होती है, ये मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की एक स्ट्रेट लाइन में। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता है तो उस ऑब्जेक्ट का कोई भी पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, है ना। सपोज एक ब्लॉक मान लो तुम्हारा है, ये आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। अभी ब्लॉक कई सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक पार्टिकल सपोज ये है ए, है ना, ये दूसरा पार्टिकल है बी, और ये एक तीसरा पार्टिकल है सी, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई भी ब्लॉक होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तुमने मान लिया कि इसमें 3 पार्टिकल हैं ए, बी और सी, ठीक है। ये अपना एक पोजीशन पर रखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने यहां से इसको मूव किया, ये यहां से सपोज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, सपोज थोड़ी देर में आपने इसको मूव कर दिया और ये यहाँ से मूव करके इस जगह पर आ गया। तो ए आपका यहाँ पहुंच गया ए डैश के ऊपर, बी आपका यहाँ पहुंच गया बी डैश के ऊपर, और सी आपका यहाँ पहुंच गया सी डैश के ऊपर। अब तुम क्या देखोगे, इसके कोई भी पार्टिकल की अगर तुम डिस्टेंस देखो, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, ए ने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल की, ए से ए डैश तक, यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज इसको टाइम लगता है टी टाइम लगता है कुछ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में इस ऑब्जेक्ट को, जो आपका ब्लॉक था, इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक आने में इस पॉइंट से इस पोजीशन से पोजीशन 1 और ये पोजीशन 2, तो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक आने में इसको टाइम कितना लगता है, सपोज टी टाइम लगता है। तो टी टाइम में ये ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए डैश, है ना। बी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बी डैश। सी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सी डैश। तो इस टी टाइम में इसने ए डैश ट्रेवल की, इसने बी डैश ट्रेवल की और इसने सी डैश ट्रेवल की। ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का हर पार्टिकल
इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और सारे जो पाथ होंगे सबके वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, है ना। देखो ए डैश बी डैश सी डैश, ये जितने भी जिसके भी पाथ होंगे सारे पाथ एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसका मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल, जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रेवल करे कि उसके सारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। या आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं तो दिस इज अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अगर सारे पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं मतलब एक दूसरे के सभी पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, और सब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। देखो ए पार्टिकल बिल्कुल पीछे वाला था, थोड़ा पीछे था, तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, बी वाला यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो लेकिन जो डिस्टेंस आपकी है ए डैश और बी डैश ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये होती है आपकी ट्रांसलेटरी मोशन, दिस इज विच इज नथिंग बट अ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, follow a straight line path parallel to each other alright and travel equal distance in equal time intervals, then such motion is called ट्रांसलेटरी मोशन। ऑलराइट, तो आपको ट्रांसलेटरी मोशन समझ में आई, ये आपका होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सर्कुलर मोशन। आपका नेक्स्ट जो है वो है सर्कुलर मोशन। तो आपको नाम से ही लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सर्किल का रोल होगा इसके अंदर, कि सर्किल का क्या रोल है, देखो हम देखते हैं। तो जब कोई पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल कर रहा हो कि वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। तो सिंपल डेफिनेशन है इसमें कि अगर कोई भी एक पार्टिकल इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है ना, व्हेन अ पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज सेड सर्कुलर मोशन। सिंपल सी चीज है। जैसे इसका एग्जांपल आप बहुत सारे देख सकते हो कि आपने झूला झूला हुआ गोल गोल वाला, उसमें आप बैठ जाते हैं, तो जब आप उस झूले में बैठते हैं, इस तरह का झूला होता है, अपने मेले वगैरह में देखा होगा, इस तरह का कुछ होता है ना। इसमें फिर यहाँ पर बॉक्सेस होते हैं जिसमें दो दो लोग बैठते हैं, इसी में चार चार भी बैठते हैं। ये जब घूमता है आपका तो आप जो है इसमें मान लो बैठे हुए, तो आप इस तरह से इसमें सर्कुलर मोशन करने लगते हैं, तो ये आपकी होती है सर्कुलर मोशन, जबकि आप एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं ना। तो व्हेन द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट follows a circular path then its motion is called circular motion, ठीक है। तो ये आपका होता है सर्कुलर मोशन, जिसमें आपका जो भी पार्टिकल होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए मोशन करता है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इसके बाद आपकी आती है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन आपकी एक तरह से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे रिलेटेड है, जैसे आपने ट्रांसलेटरी मोशन में देखा था कि सारे पार्टिकल उसमें रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे थे, मतलब सारे पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे थे। रोटेटरी मोशन में क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं, देखो अब सपोज आपके पास एक डंडा है, आपके पास क्या है, आपके पास एक डंडा है, ये आपका डंडा हो गया, ठीक है। इसको आपने यहां से फिक्स करके नचा दिया, इसको आपने गोल गोल घुमा दिया, तो देखो इसके ऊपर एक पार्टिकल सपोज यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, जो भी पार्टिकल्स है। तो जब आपने इसको घुमाया नचाया तो इसके सारे पार्टिकल्स ये पूरा घूमने लगा, ऐसे 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 घूमने लगा इस तरह से, है ना। तो देखो ए घूमने लगा आपका इस पाथ के ऊपर, भाई ऐसे जब डंडा घूमेगा तो ए आपका इस पाथ को फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ को। जो बी आपका होगा वो आपका इस पाथ को फॉलो करेगा, सी जो आपका होगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा, क्लियर है। डी आपका जो होगा वो इस पाथ को फॉलो करेगा,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसके सारे पार्टिकल ऐसे इनके बीच में भी पार्टिकल्स होंगे, वो भी सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। तो ये जो आपका डंडा था, जो आपने इसको गोल गोल घुमा दिया इस तरह से लेकर के, इसको जो आपने गोल गोल घुमा दिया, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप चाहें तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि हम घड़ी की सुइयों के ऑपोजिट जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ACW लिखते हैं इसको। और अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या कहीं कहीं पर इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी लिखा रहता है। ठीक है, तो वो कोई चीज नई नहीं है, सिंपल चीज है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुइयों के अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज का मतलब इधर घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी तरफ। तो इसको हमने सपोज किसी भी डायरेक्शन में घुमा दिया, है ना, सपोज इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये इस तरह से आपका पाथ फॉलो कर रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये जो आपके सारे पार्टिकल्स हैं इस डंडे के ऊपर, है ना, डंडा आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो सारे पार्टिकल्स हैं ABCD, ये सारे के सारे आपके एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी मोशन में, अच्छा अब देखो इन सारे इसमें सिमिलरिटी क्या है, सब में A के पाथ में, B के पाथ में, C के पाथ में, D के पाथ में, ये सारे सर्कुलर पाथ पे हैं। और सारे सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ पर है, अगर इसको हम O बोल दें, जो आपका जहां से आपने डंडे को पकड़ के नचाया है, अगर उसको हम O बोल दें तो सबका सेंटर कहाँ पर है, सबका सेंटर क्या है, O है। तो O से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाए, परपेंडिकुलर का मतलब एक सीधी लाइन जो कि स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रही है, आपकी तरफ परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ स्क्रीन से निकल रही है, तो वो बन जाएगी आपकी एक्सिस। और उसी एक्सिस के अबाउट ये आपके सारे पॉइंट्स इसके रोटेट कर रहे हैं, या आप O को सेंटर मान लो तो उसी सेंटर के अबाउट ये सारे पॉइंट्स आपके क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ऐसी मोशन को जहां पर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा होता है कि उसके सारे पार्टिकल्स एक ही सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन करें, है ना, तो उसको, या उसके सारे पार्टिकल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए। कंसेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके सारे पार्टिकल्स जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, या सारे पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं जिनका सेंटर सेम है, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो रोटेटरी मोशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप लिख सकते हो कि व्हेन तो ये आपका तरीका हो गया, डेफिनेशन हो गई आपकी रोटेटरी मोशन की। व्हेन ऑल द पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूव सच दैट दे फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स, देन सच मोशन इज कॉल्ड योर रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया रोटेटरी मोशन। तो हमने ट्रांसलेटरी मोशन देखी, जिसमें क्या था, सारे पार्टिकल्स किसी ऑब्जेक्ट के मूव कर रहे थे स्ट्रेट लाइन पाथ में एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो वो आपका था ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा सर्कुलर मोशन था, जिसमें आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल आपका था वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था। रोटेटरी मोशन में क्या था, कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से घूम रहा है कि उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं, है ना, सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। अब लास्ट आपका बचता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है भाई, देखो आपने देखा होगा, आपके घर में शायद हो भी किसी किसी के घर में, एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है, जिसमें एक पेंडुलम लगा रहता है जो ऐसे ऐसे आपका घूमता रहता है, ऐसे ऐसे बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है ना। इसको हम बोलते हैं ऐसे ऐसे, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, है ना। इसमें क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो एक मीन पोजीशन के अबाउट दोनों तरफ जाता रहता है ना। ऐसा समझो इसको कि आपने क्या किया, एक पेंडुलम बनाया, सिंपल तरीके से एक धागा लिया, इसमें लटकाया यहाँ पर, और इसमें कोई आपने वेट लटका दिया। ठीक है, ये अब देखो अगर इसको छोड़ दोगे तो इस पोजीशन में रुक जाएगा करके चुपचाप यहाँ पर ही इस तरह से पड़ा रहेगा, जब तक इसको छेड़ोगे नहीं तो ये ऐसे पड़ा रहेगा। ये आपकी स्ट्रिंग है, ये आपकी स्ट्रिंग है, और ये आपने एक वेट लटका दिया, इसको सपोज बॉब, इसको बॉब बोलते हैं एक्चुअल में, जो हम लटकाते हैं उसमें। ठीक है, तो आपने इसको लटका दिया है स्ट्रिंग में। ठीक है, अब क्या होगा, इसको छेड़ोगे नहीं तो इसी पोजीशन में आपका रहेगा। तो जिस पोजीशन में वो हमेशा रहता है, इसको हम बोलते हैं इसकी मीन पोजीशन, है ना। ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन। अब आपने क्या किया, आप इसको थोड़ा सा इस तरफ लेके गए यहाँ पर, और यहाँ से आपने इसको क्या किया, रिलीज कर दिया, इस पॉइंट तक लेके गए, और इस पॉइंट से आपने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। अब ये क्या करेगा, देखो अब ये इधर आएगा, ऐसे घूमेगा, मतलब ऐसे समझो इसको कि ये आपकी मीन पोजीशन थी, यहाँ पर आप ले गए इसको, ये आपका क्या है, ये आपका मीन पोजीशन है। अब क्या होगा, देखो ये यहाँ आएगा वापस मीन पोजीशन पे, फिर इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, है ना, यहाँ से रिलीज किया था आपने, इधर गया, यहाँ तक आया, फिर वापस आया, फिर वापस, इस तरीके से, है ना। तो क्या करेगा, पहले देखो यहाँ तक आया, आपने इसको यहाँ से छोड़ा, यहाँ गया, इस तरफ गया। ठीक है, अब जैसे जैसे इसका बढ़ती जाएगी, इसकी जो दूरी होगी, जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस जा रहा है, घटता जाएगा ऐसे ऐसे।
घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और लास्ट में आकर के यहीं पर ये फिर रुक जाएगा, है ना। तो मतलब होता क्या है, ये दोनों तरफ एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ, यहाँ पर सेंट्रल आइडिया ये है कि जो आपका ये पेंडुलम है ये एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ बार बार घूम रहा है, यानी कि इस मीन पोजीशन के, या जो आपकी मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अबाउट ये बार बार आ जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, 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 इधर जा रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशंस करता रहता है, इसको हम बोलते हैं आपकी ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक है, तो ये आपकी चारों तरह की मोशन हो गई, ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, आपका रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑलराइट, ये होता है आपका, इसमें कई सारी चीजें होती हैं ऑसिलेटरी मोशन में, है ना। मीन पोजीशन की तरफ अब इधर तरफ गया, जो इसका कई दो तरह की होती है, एक होती है डैम्प्ड और एक होती है अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड में क्या होता है, जैसे अगर सपोज ये आपका ये जो होता है, अगर आप देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर इसको आप रखोगे एक तरफ ले जाकर के छोड़ोगे तो थोड़ी देर बाद ये देखो इसके ऑसिलेशन घटते जाएंगे और ये फिर आखिर में आकर के बीच में रुक जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे, क्योंकि इसके आसपास सराउंडिंग में क्या है, इसके सराउंडिंग में एयर है, और जब ये आपका जो बॉब होगा ये जब एयर से टकराएगा तो उसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी एनर्जी घटती जाएगी, और एनर्जी घटती जाएगी तो लास्ट में क्या होगा, वो आकर के रुक जाएगा, है ना। सपोज इसके आसपास एयर ना हो, एयर हो ही ना, इसको हम वैक्यूम में रख दें, है ना। इसको अगर हम वैक्यूम में रख दें तो क्या होगा, अब इसके सराउंडिंग में एयर तो है नहीं, तो ये क्या होगा, जहां पर जाकर के छोड़ोगे ये इतनी डिस्टेंस के ऑसिलेशन लगातार जिंदगी भर करता रहेगा, हमेशा के लिए। ठीक है, अगर एयर ना हो, उसको वैक्यूम में छोड़ दें पेंडुलम को, तो उसकी जो पोजीशन होगी, जो मतलब जो उसके ऑसिलेशन होंगे वो बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में एयर होती है और एयर और बॉब के बीच में फ्रिक्शन होता है, जिस वजह से उसके ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड घटता रहता है और आखिर में वो रुक जाता है। ठीक है, ये चीज होती है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कीप्स ऑसिलेटिंग अबाउट अ मीन पोजीशन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड योर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो ये आपकी चारों तरह की मोशन हो गई जो आपको देखनी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रांसलेटरी मोशन ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ना होगा, बाकी रोटेटरी और ऑसिलेटरी में इतना सफिशिएंट है। तो आगे हम इसके आगे फिर डिस्कस करेंगे कुछ चीजें। ऑलराइट।